आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के कुछ चैप्टर्स और सबसे पहला चैप्टर नंबर है चैप्टर 1 वन्य जीव एवं संरक्षण। इससे पहले क्लास 6th की हमने पूरी सीरीज़ की है। आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। पढ़ने वाले ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि भरतपुर में कौन सा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, तो वो केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। और यहाँ पे किस लिए ये फेमस है? साइबेरियन क्रेन या सारस बगुला, पया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षियों के लिए, क्योंकि ये आते होते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात थी कि राजस्थान के वनों में हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस, कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ वनों के प्रकार बताए थे, जिसको इन्होंने वनों को 3 भागों में बांटा। पहला है आरक्षित वन, जिसमें इन्होंने बताया कि सरकारी नियंत्रण में आते हैं, पशु चराने और लकड़ी पर काटने पर प्रतिबंध होता है, और ये 1/3 यानी कि 33% हमारे राजस्थान में अवेलेबल हैं। उसके बाद है सुरक्षित वन, जो कि सरकारी नियंत्रण में तो ये भी आते हैं, लेकिन इसमें कुछ छूट दे दी जाती है लकड़ी काटने के लिए और पशु चराने के लिए। 50% से अबव ये यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद है थर्ड टाइप अवर्गीकृत, यानी कि ये सरकारी क्षेत्र में नहीं आते हैं मतलब, और पशु चराने के लिए और वन काटने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। भौगोलिक दृष्टि से वनों का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा और मिट्टी की भिन्नता, ये 4 इन्होंने बताया कि किस तरह से वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। कई बार ऑप्शंस में दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन की। ये कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू, जालौर। इसमें कौन कौन से वृक्ष इंपॉर्टेंट है? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ी, बेर, बबूल, कैर, नीम इत्यादि। इन्हीं को मरूदबुद्ध भी कहते हैं। विशेषता इनकी ये है कि ये तापमान अधिक होने पे भी अधिक होता है और वर्षा कम होती है, पत्तियाँ छोटी होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं। और जो खेजड़ी है यहाँ का सबसे उपयोगी वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। सेवन घास जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है और बहुत ही पौष्टिक घास है। और यहाँ पे रोहिड़ा आपको राष्ट्रीय राज्य पुष्प भी दिख रहा है। उष्णकटिबंधीय वन जो है ये है यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। ये सारे आपको स्क्रीनशॉट लेके याद रख लेने हैं। सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोंक, ढाक, साल, ये कुछ नाम है। सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम, ये आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको ये देखना है। जब कोई सुनी हुई बात याद रह जाती है तो पेपर में वाकई अच्छा लगता है। ये जो वन है ये ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब बात करेंगे अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। नाम से ही पता है कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत होती है। स्पेशली यहाँ पे आम, बांस, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं। सबसे पहले है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है। यहाँ की स्पेशलिटी है ये साइबेरियन क्रेन वगैरह आते हैं। फिर है रणथंभौर, ये सवाई माधोपुर, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये कोटा, चित्तौड़गढ़, रावत भाटा में। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। यहाँ साइबेरियन क्रेन के अलावा बगुले, बेहा, कोयल, बटेर भी पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वैसे यहाँ पे चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़, रावत भाटा में, यहाँ पे भी यही सारे पशु पक्षी, लेकिन सियार, जरख, गीदड़ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव देख लेते हैं। अभ्यारण्य का मतलब होता है जहाँ पे भय मुक्त एक वातावरण दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही टिपिकल से एक आपको टेबल दी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये है जैसलमेर। मेर मतलब मरु, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे बाड़मेर भी है साथ ही। गोडावन राष्ट्रीय पक्षी और ये राज्य पक्षी इसमें पाए जाते हैं। कैला देवी, करौली, तो इसको आप आपस में ट्यून करके याद कर सकते हैं। बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश पाए जाते हैं। कुंभलगढ़, कुंभ राज, तो राजा कौन था? कुंभा ना, तो ऐसे याद रख सकते हो कि राजसमंद और कुंभलगढ़ ये एक दूसरे से रिलेटेबल है। और पाली और उदयपुर इसी के साथ। फुलवारी, अब उदयपुर जो है झीलों की नगरी है, तो फूल तो होंगे ही होंगे वहाँ पे। यहाँ पे जो पशु हैं वो बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर है। उसके बाद है सरिस्का वन्य जीव। सरिस्का तो सर वर ऐसे याद किया था मैंने इसको, अलवर का वर और सरिस्का का सर, ठीक है। तो
यहाँ पे भी बाघ, जरख, सांबर, चीतल पाए जाते हैं। टोडगढ़ जो है वो राजसमंद, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी, आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर है सीता, तो सीता प्रता, ये ऐसे ट्यूनिंग बन गई। उड़न गिलहरियाँ, यहाँ पे सीता माता उड़ के गई थी, ऐसे याद रख सकते हैं। माउंट आबू सिरोही में है, आपको याद है। रामगढ़, राम जी को बूंदी चढ़ाएंगे। और जमता रामगढ़, ये आप इसको जयपुर से याद रखेंगे। राष्ट्रीय चंबल, तो चंबल के अराउंड कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आते हैं। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद 7th क्लास की चैप्टर 1 में ये एक मैप दिया हुआ था। मैं भी आपसे यही कहूँगी, एक मैप घर पे ज़रूर रखिए। उसमें देखिए कि कौन से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कौन कौन से ज़िले हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ताल छापर और मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे उद्यानों के नाम दे दिए, और ज़्यादातर जो उद्यान है वो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में। इसके बाद बात करेंगे जौहर सागर अभ्यारण्य, ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ का है। बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे राज्य पशु आपको चिंकारा दिखाया हुआ है, ये वन्यजीव के कैटेगरी से है। और राज्य पशु ऊंट भी दिखाया गया, ये पालतू पशु की कैटेगरी से है। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। उसके बाद है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सवाई माधोपुर में ही है। वन वन्य विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये धौलपुर में। आपको जितने याद रहे उतने मैक्स टू मैक्स याद रखिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। जैसमंद वन्यजीव सज्जनगढ़ वन्यजीव, और ये उदयपुर में। नाहरगढ़ और जयपुर में। शेरगढ़ बारां में, और ताल छापर चूरू में। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल जो है वो बाघ संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कोई अलग नाम दे देगा और 3 ये रखेगा, बताएगा कि कौन सा अलग है, बताओ। ठीक है। और इसी के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबल झील वेटलैंड नमभूमि स्थित का स्थल है। वन संरक्षण की बात करें तो ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 को और संशोधित 1988 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग 33% क्षेत्र वन होना चाहिए, लेकिन 2010 तक 20% रखने का एक अनुमान लगाया, लेकिन हुआ 10% ही। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी है, और शुष्क वन अनुसंधान आफरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जोधपुर के ही खेजड़ली गाँव में अमृता देवी जी, जो कि 1730 में, अमृता में नाम है 1 2 3 3, तो इसके जो इनका ईयर है वो भी 1730, और जो टोटल स्त्री पुरुष ने बचाया था वन, वो 363। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। BS10 का मतलब है यानी कि भाद्रपद माह का जो शुक्ल पक्ष है, ठीक है, उसकी 10वीं को यहाँ पे एक मेला लगता है, और वो एकमात्र वृक्ष मेला है पूरे ही विश्व में। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप देखेंगे लास्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। आपको बस कुछ कुछ नोट्स बनाने हैं, अदरवाइज़ वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि नोट्स कई बार पढ़े के पढ़े रह जाते हैं और याद नहीं हो पाते। अब आपके लिए कुछ यहाँ पे शब्दावली दी हुई है। वाष्पीकरण, तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभ्यारण्य पशु पक्षी के लिए संरक्षित वन, सदाबहार वन जहाँ पे हरा भरा हमेशा रहता है। ये है अब होमवर्क। अगर आपने वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुना है और देखा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, आपने बताना है। और सदाबहार वन इनमें से कहाँ पाए जाते हैं। सीता माता वन्यजीव, और ये कुछ वन्यजीव कहाँ पे हैं। अति लघुत्रात्मक यहाँ क्वेश्चन दिए, लेकिन हमारे लिए MCQ बेसिस पे आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन की राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, क्या लाभ है, और कटिबंधीय कंटीले वन कहाँ है। एग्जाम जी चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू। चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखते हैं क्या, जो लास्ट ईयर पेपर्स में आई हुई हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज सबसे महत्वपूर्ण है और निश्चित रासायनिक संगठन वाले होते हैं। जो खनिज होते हैं सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, तांबा, लोहा, ये सारे इसमें आते हैं। खनिज के प्रकार हैं धात्विक, अधात्विक। धात्विक जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, और अधात्विक जिसमें नहीं पाई जाती। धात्विक जो होते हैं वो कुछ इनको गलाकर और नवीन कुछ चीज़ें बनाते हैं और ये कठोर होते हैं। अधात्विक जो होते हैं वो प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे उनका उपयोग ले लिया जाता है। उसके बाद है ऊर्जा के जो खनिज है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब याद करने वाली बात कि धात्विक में कौन कौन से आते हैं, तो लौह, अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक में कौन से आते हैं, तो चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक, फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर इत्यादि। ऊर्जा में तो आपको पता लग ही जाएगा कि कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। एक एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ती हूँ ताकि सुनी हुई बात आपको वहाँ पे याद ज़रूर आ जाए।
इसके बाद बात करेंगे कि राजस्थान का जो वॉलेस्टोनाइट है, जस्पर है, सीसा जस्ता है, ये सारे खनिजों में राजस्थान एकाधिकार है इसका। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बॉल क्ले, घिया पत्थर, तांबा, ये सब में राजस्थान जो है वो अग्रणी है। ये सारी बातें इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अब जैसे सपोज क्वेश्चन आ जाए कि ये सब कहाँ मिलता है, तो आपको पता हो कि राजस्थान के अरावली पर्वत माला के जो क्षेत्र है वहाँ मिलता है। और देश में अधिकांश सीसा जस्ता उत्पादन कौन करता है, तो राजस्थान। और उप उत्पादन क्या करता है राजस्थान, जब सीसा जस्ता उगाता है तो मतलब निकालता है, तो चांदी और कैडमियम। अब ये कहाँ पे जस्ता का शोधक संयंत्र है, तो देवारी उदयपुर में। और कहाँ पे सीसा जस्ता का शोधक संयंत्र है, तो वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के अब बात करने वाले हैं प्रमुख खनिज संबंधित जो जिले हैं। सबसे पहले सीसा जस्ता कहाँ मिलता है, तो सीसा जस्ता मिलता है उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। जस्ता से जय और जावर का जय ऐसे याद रख सकते हैं। इससे बनता है बैटरी, सुरक्षा उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि। उसके बाद है तांबा। तांबा यानी कि आपने देखा होगा झुंझुने जो है वो तांबे के बने होते हैं, तो आप इसको तांबे और लोहे जो ये दोनों ही झुंझुनों में बड़े मिलते हैं, ठीक है। अलवर और सीकर इसी के साथ है विद्युत तार बनाने के लिए। लोह ऐसे जयपुर, सीकर, झुंझुनू। जयपुर में बहुत ज़्यादा काम होगा ही क्योंकि वो सिटी है, तो यहाँ पे लोहा मिलता है, ऐसे याद रख सकते हैं। मशीनरी, रेलवे वगैरह है, मेट्रो के लिए लोहा चाहिए। चांदी उदयपुर। अब उदयपुर जो है, उदय महाराज, उदय राजा, उदय और राजसमंद यानी कि उदय और राजा, उसको क्या चाहिए थी, चांदी। आभूषण, सिक्के, सजावटी। जिप्सम। अब जिप्सम से ऐसे याद रखिए कि जीप। अब जीप वाले लोग कहाँ ज़्यादा आपको मिलेंगे, बीकानेर, नागौर और श्री गंगानगर इलाके में। रासायनिक उर्वरक वगैरह इसी से बनते हैं, जिप्सम से। रॉक फॉस्फेट, अब्रक, वॉलेस्टोनाइट, ये सारे एक पत्थर हैं जो कि उदयपुर, जैसलमेर यानी कि जो राजस्थान का दक्षिणी इलाका है, सिरोही, अजमेर, उस साइड मिडल वाले और दक्षिणी इलाके में ये जा रहे हैं। कहाँ कहाँ, उदयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है। और साथ ही वॉलेस्टोनाइट जो है वो याद रखना है आपको, सिरोही, अजमेर के लिए, ठीक है। वॉल, सिरोही, ऊपर जाके कैसे भी आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। अब सिरोही सिरेमिक उद्योग के लिए फेमस है, जहाँ पे क्या मिलता है, वॉलेस्टोनाइट मिलता है। यहाँ पे ही रंग उद्योग भी इसका फेमस है। उसके बाद संगमरमर या अगेन पत्थर की बात आ रही है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। तो इसमें आप देखेंगे कि सिरोही हर एक में आ रहा है, और कोटा और उदयपुर भी जो पत्थर के मामले में अग्रणी है। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, सीमेंट बनाने में और ये सारी चीज़ों में ये उदयपुर, सिरोही और कोटा जो है अपना एक स्थान रखते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस वैसे ही देख के याद आ जाने चाहिए। बाकी राजसमंद, नागौर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये भी फेमस है। और जालोर, जैसलमेर, तो जैसलमेर तो है ही मिट्टी वाला इलाका, तो वहाँ ये पत्थर तो मिल ही सकते हैं। ये माउंटेन एरिया सिरोही, वहाँ ग्रेनाइट मिलता है, ऐसे याद रखिए। अब ये आपको क्या दिया था, एक मैप दे रखा है जिसमें कि सारी चीज़ें बता रखी हैं। आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ मैप का, कि मैप का ये जो आप अगर इस लाइन से मैं इस मैप को डिफरेंट कर दूँ, तो इसके ऊपर वाला जो इलाका है वो सिर्फ किसका रह जाएगा, जिप्सम का रह जाएगा, ठीक है। कुछ मात्रा में ग्रेनाइट, लेकिन जिप्सम जो है वो ज़्यादा इन इलाकों में मिलता है। उसके बाद अभी हमने ग्रेनाइट सिरोही वाले इलाके में भी पढ़ा था, तो वहाँ पे भी इसको आप ऐड कर सकते हो कि सिरोही पाली ये वाला एरिया, और सिरोही पाली के इधर जो दक्षिणी एरिया है वहाँ पे संगमरमर के जो खदानें हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। सीसा जस्ता यहाँ ज़्यादा मिलता है। और मिडल में सिरोही और पाली ये दोनों ही किसके लिए फेमस है, तो ये ग्रेनाइट के लिए फेमस है। तो इस तरह से आपके सामने ये एक मैप रेडी है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। पढ़नी सिर्फ 6 to 12 की बुक्स ही है, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन अजीब सा ना लगे। सब कुछ आता बुक में से ही है। एक बार वापस से इसको ओवरव्यू आप देख लीजिए कि कौन सी जगह क्या क्या मिल रहा है। बात करेंगे अब ऊर्जा संसाधन की, तो 2 तरह के ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत कौन से साधन होते हैं, यानी कि जो एक बार में आपने उपयोग ले लिया और सदा के लिए समाप्त, जैसे कि हम पेट्रोल वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन गैर परंपरागत जिसको हम डेली यूज़ कर सकते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन,
तो सबसे पहली बात थी कि कोयला कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता हो कि एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला तो एंथ्रेसाइट है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लेकिन उत्तम किस्म का एंथ्रेसाइट है। उसके बाद वाला लिग्नाइट है वो राजस्थान में मिलता है। को ये मिलता कहाँ है? पलाना, बरसिंहपुर, बीकानेर, कटपुड़ी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में ये मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। कोटा, काली सिंध और ये जो झालावाड़ में छपरा, बारा, यहाँ पे कोयले के पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। और बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो बाड़मेर में लिग्नाइट है और बारा में कोयले पर आधारित। उसके बाद है खनिज और प्राकृतिक गैस, तो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, यहाँ पे खनिज तेल पाया जाता है। घुटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, यहाँ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। उसी के साथ सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या, मंगला, यहाँ खनिज तेल पाया जाता है। और जैसलमेर में रामगढ़ जो इलाका है, तो जैसलमेर का जो रामगढ़ इलाका है वहाँ पे 12 में अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस के जो संयंत्र हैं वो पाए जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, तो ये देखिए ये पूरा ही पेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो इसको चाहे आप प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं। उसके बाद है जल विद्युत। तो जल विद्युत में यहाँ पे कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर की बात की थी कि यहाँ से हम जल विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। उसी के साथ बांसवाड़ा जिले में भी माही बजाज सागर परियोजना से जल विद्युत उत्पन्न हो रही है। और कुछ बहुउद्देशीय योजना जैसे कि भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है परमाणु ऊर्जा, जो कि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित है और पहला आधुनिक तकनीक से बना था। पवन ऊर्जा जो है प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में, जैसलमेर में ये इसका उत्पादन है। बायोगैस जो है वो छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र से उदयपुर और जयपुर में ये बनाए गए हैं। और यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान भी किया जाता है जो बायोगैस संयंत्र स्थापित करते हैं। उसके बाद है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्योंकि राजस्थान में आसानी से भांडला जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है। ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है आसानी से यहाँ पे। उसके बाद शब्दावली है सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, अयस्क जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन है जो अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना होगा तो ये क्वेश्चंस के आप आंसर कर सकते हैं। जैसे धात्विक खनिज समूह की पहचान क्या है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक किस जिले में है, और ऐसे करके कुछ ये डॉटेड क्वेश्चंस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और खनिज किसे कहते हैं, ऐसे करके ये कुछ क्वेश्चंस है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 कृषि एवं सिंचाई, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस, कई ऐसे क्वेश्चन आपने ये लास्ट ईयर वाले एग्जाम्स में भी देखे होंगे। चैप्टर 1, 2 इससे पहले हम कर चुके हैं। इस चैप्टर को देखने के बाद आप ज़रूर चैप्टर 1 और 2 को देखिएगा। बहुत ही कम मिनट में आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिक बिल्कुल राजस्थान अध्ययन की बुक में से। कृषि का महत्व के बारे में यहाँ पे कुछ लाइन्स दी गई थी कि 2/3 जो जनसंख्या है उनका मुख्य व्यवसाय ही क्या है, कृषि है। फसल उगाकर और खाना वगैरह बनाना, खाद्यान्न या उत्पादन करना, यही कृषि कहलाता है। और कृषि जो है वो एक प्राथमिक व्यवसाय है, यानी कि किसी की नौकरी चाकरी नहीं, खुद का ये व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है। राजस्थान की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए इसी पे डिपेंडेंट है। और ये राज्य की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है ये, क्योंकि आयात निर्यात इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? बहुत तरह की फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर होता है, मात्रा होती है, मिट्टी की टाइप होता है। तो रबी यानी कि रब, तो हमने इसको ऐसे याद रखा है कि इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना। खरीफ यानी कि बाजरा, जो हम ना भी खाएं तो भी चल जाएगा, बाजरा, गवार, मक्का, चावल, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना। और जायद में जो मिडल जो पानी वाली ज़्यादातर होती है, फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी। ठीक है। अब रबी यानी कि रब, तो रब कौन होता है? ठीक है, तो अगर एक कैटेगरी देखें तो रब ओम को कई जने मानते हैं, बहुत ज़्यादा जने मानते हैं। तो ओ फॉर अक्टूबर एंड एम फॉर मार्च, तो ये आपको याद रह जाएगा। जैसे ही रबी नाम आएगा तो अक्टूबर मार्च। वैसे ही खरीफ यानी कि ऐसे याद कर लो, खारिश, और खारिश होती है तो डॉक्टर कहता है जूस पियो, तो जूस फॉर जे फॉर जुलाई एंड एस सितंबर या अक्टूबर अपने ले सकते हैं। कई बुक्स में सितंबर, लेकिन यहाँ बुक में अक्टूबर लिखा है। उसके बाद जो मिडल में टाइम बचेगा यानी कि मार्च और जुलाई के बीच, अप्रैल और जून, उसमें जायद की फसलें
जहाँ से तेल निकलता है, जिन फसलों से तेल निकलता है उनको बोलते हैं तिलहन, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों एट्सेट्रा। और जहाँ से दालें बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे उत्पाद जिनसे दालें बनती है तो उनको बोलते हैं दलहन, जैसे कि मूंग, मोठ, चना। ठीक है, ये सभी फसलें अभी रिसेंटली रीट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है या जायद की फसल नहीं है। ठीक है, अब करते हैं कि उपयोग के आधार पर फसलें तो दो प्रकार की हैं, खाद्यान्न और व्यापारिक। खाद्यान्न जो हम खाते हैं गेहूँ, ज्वार, मक्का, और व्यापारिक जिसको हम आयात निर्यात करते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू एट्सेट्रा। राजस्थान में जो बोई जाने वाली फसलें हैं, अब इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना और सुनना है। गेहूँ, ये रबी की फसल है और इसे शीतकालीन में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ बिल्कुल राजस्थान के ऊपर है, तो ये आप याद रखेंगे। गेहूँ सर्वोच्च है। जो ज्वार है ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में उगते हैं, यानी कि जो गर्मी वाले इलाके हैं, जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर। और ज्वार जो है वो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर में। ये सारे जो नेम है, हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन आप अगर इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ये वहाँ पे माइंड में क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, रट्टा किसी भी चीज़ का नहीं लगाना, ये खुद से समझ आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। जैसे ज्वार है तो जफ और अजमेर में जय आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके, या आप मैप के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। आप मैप पे ये सारी फसलें लिख सकते हैं। अब है मक्का, तो मक्का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेवाड़ का बहुत ही अच्छा भोजन है। पंजाब में जैसे मक्के की रोटी खाते हैं, वैसे ही मेवाड़ वाले लोग भी ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इसी से पॉपकॉर्न फ्लेक्स वगैरह आपने देखे होंगे। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जो इलाके हैं वो मक्का के लिए ही फेमस है। उसके बाद है बाजरा, तो ये जलवायु के अकॉर्डिंग जो बाजरा है वो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा उगाते हैं और भारत में राजस्थान फर्स्ट है। इसमें अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिले आते हैं। चना रबी की ही प्रमुख फसल है। यहाँ बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में इसका उत्पादन होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन उगाते हैं। सरसों, इसका भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन है अगर देश के अकॉर्डिंगली देखा जाए। ये भी रबी की फसल है। अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा भी हम राजस्थान वाले बहुत कुछ उगा रहे हैं। क्या? चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना, ये सब कुछ। और बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे में तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, BESGMJ, इसको आप इस कैटेगरी वाइज याद रख सकते हैं, बेस GMJ। ठीक है, सिंचाई के साधन अगर देखा जाए तो नलकूप, नहरें, तालाब तो हैं ही, लेकिन कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, तो वहाँ पे ये वाली कृषि करना सिंचित कृषि कहलाता है। इसके बाद राजस्थान में सिंचाई साधनों की अगर बात करें तो नलकूप जो है वो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, इन यहाँ पर नलकूप से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये जो सारे नाम हैं आपको ये मैप पे देख लेने हैं, क्योंकि विजन वाइज हमें ज़्यादा याद रहता है। अब ये कुआं आप देख सकते हैं, ये आपने देखा हुआ है, नलकूप, तालाब और नहरें। इंदिरा गांधी नहर जो है वहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई होती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, यहाँ पे भी नहरी सिंचाई होती है। अब सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है, आप यहाँ देख सकते हो। और उससे कम यानी कि 44% नलकूपों से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंट नलकूपों से? 44% नलकूप से, 30% नहरों से, और जो 23% है वो कुएं से। उसके बाद तालाब आ जाते हैं और अन्य। ठीक है, अन्य में भी बहुत सारे हैं, लेकिन तालाब से ज़्यादातर सिंचाई राजस्थान में नहीं की जाती। ये 2016-17 के आंकड़े हैं जो कि राजस्थान अध्ययन की बुक में अवेलेबल हैं और इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये सारा आपने देख लिया होगा अच्छे से। ये आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। लास्ट इसमें कुछ लाइंस यहाँ पे ऐड की हुई हैं कि जो, क्योंकि भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर जल संकट से उबारा लोगों को, और रमन मैग्सेसे से इनको पुरस्कार मिला। कृषि, फसल उगाकर खाद्यान्न जो उगाते हैं, और रबी और खरीफ हमने अभी पढ़ी ली।
तो यहाँ पे है आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। अगर आप ये पूरी वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आप बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है और ये नौकरी आपके लिए ही बनी है। बस आप सारी की सारी वीडियोस देखते रहिए, मेरी ना देखिए, किसी की भी देखिए, खुद से पढ़िए, लेकिन राजस्थान के अध्ययन की जो बुक्स हैं उनको ज़रूर देखिए। कम समय में आपको ये इसीलिए यहाँ पे करवाया जा रहा है ताकि कई बार क्या होता है घर पे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कोई ना कोई बुला लेता है, तो 10-15 मिनट्स में एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया। कृषि विपणन इससे पहले 3 चैप्टर्स हमने कर लिए, इस चैप्टर के बाद वो 3 चैप्टर्स ज़रूर देखिएगा कम समय में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। देखते हैं कि राजस्थान में कृषि विपणन क्या होता है। कृषि विपणन एक्चुअल में जैसे किसी ने फसल बोई तो उसको वो बेचने जाता है, ठीक है। अगर उसका खुद के दाम पे बिक जाती है फसल तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सरकार ने एक मिनिमम रेट रखा होता है जिसपे वो कृषि जो भी उपज होती है वो खरीद लेती है, और जहाँ ये बिकाई वगैरह होती है उसको बोलते हैं कृषि उपज मंडी, जहाँ कृषि उपज को खरीदा या फिर बेचा जा सकता है, ठीक है। ये एक तरह का बाज़ार ही होता है जिसमें कोई जीन्स होते हैं, यानी कि वो टाइप्स ऑफ बीज हो गए, है ना, और क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी ये हेल्प करता है। इसीलिए इसको कृषि विपणन बाज़ार कहते हैं या इसको विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो यू हैव टू बी रेडी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये आपको याद रखना है 1974 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो बिचौलिए होती है वो क्या करते हैं, उत्तम फसल सपोज नहीं देते या बोली जो होती है वो डिफरेंट करती है, तो इसी वजह से ये इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इसी में आड़तिए भी होते हैं, जब जो किसान है वो कच्चे आड़तिए के पास जाते हैं। कच्चे आड़तिए यानी कि जो किसानों के उपज मंडी के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। और कुछ पक्के आड़ती भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाज़ार शुल्क जो है वो वसूल किया जाता है कि क्योंकि वो जितना भी एक मैक्सिमम अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु, ये सारे तरह के जो जीन्स हैं वो बेचे जाते हैं। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगढ़ मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जोधपुर की जीरा जय जय और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि कृषि मंडी में जो किसान है वो खरीदार ही नहीं, कई बेचने वाले मिलते हैं, कई खरीदने वाले भी मिलते हैं, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, जब सरकार खरीदती है, ठीक है। कृषि विपणन क्या है, कृषि विपणन के अंतर्गत ये सभी गतिविधियाँ या सेवाएं आती हैं, खेत से लेकर वहाँ तक पहुँचाने तक, परिवहन, प्रसंस्करण इत्यादि। और कृषि उपज मंडी क्या होती है, जो विक्रय के लिए चुना गया जो भी अमाउंट होता है वो देती है, ठीक है, और किसान के हित का ख्याल रखती है। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब जैसे सरकार ने कृषि तो उनसे उपज तो ले ली, अब इसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य यही वितरण प्रणाली व्यवस्था करती है, ठीक है। उचित मूल्य इसको दुकानदार तक देती है और वहाँ से राशन फिर नागरिकों तक पहुंचता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी कोई और फुल फॉर्म है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये राशन पहुंचाने का काम पीडीएस करती है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। अब नेक्स्ट है इसमें उचित मूल्य की दुकान। सरकारी जो दुकानें होती है वो चावल, मिट्टी का तेल, गेहूँ, ये सारी आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं वो उचित कीमतों पर आम आदमी को पहुंचाती है, ठीक है। तो जैसे आजकल राशन कार्ड और आधार कार्ड का जो प्रचलन है वो ज़रूरी है। आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी जिसको डिपो भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में यही था कि पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन करके और फिर राशन सामग्री पहुँचाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री जो है वो काला बाजारी पर अंकुश लगाती है, क्योंकि 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में कोई बेच रहे हैं तो वो एक्चुअल रेट पता लग जाता है। विपणन मतलब क्रय विक्रय, क्रेता मतलब खरीदार, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो सरकार निर्धारित करती है किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने के लिए। अब इसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से सुना है तो आप ये क्वेश्चंस करिए। अगर कुछ नहीं देख पाए, सुन पाए तो एक बार वापस से रिपीट करिए और फिर क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और देखिए कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको याद है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में। चैप्टर का नाम है राजस्थान में व्यापार। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम्स में से देखने को मिले, तो आप एग्जामची चैनल के साथ बने रहिए। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4 चैप्टर कर लिया है, उसको देखना मत भूलिएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए प्लेलिस्ट का एक लिंक दे दूँगी। तो कृषि आधारित उद्योग है कौन कौन से राजस्थान में? 2 मेन कृषि आधारित उद्योग हैं जो बड़े उद्योग होते हैं
उसको बोलते हैं वृहद उद्योग, और जो छोटे उद्योग होते हैं उनको लघु एवं कुटीर उद्योग बोल देते हैं। तो यही बेसिकली 2 उद्योग हैं हमारे राजस्थान में। कृषि आधारित बड़े उद्योग कौन कौन से हैं तो देखते हैं। जैसे कि सूती वस्त्र, चीनी या शक्कर उद्योग इसमें शामिल है। ठीक है, अगर सूती वस्त्र की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन, परंपरागत और संगठित सर्वाधिक रोजगार देने वाला यही कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा? तो सूती उद्योग। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब वो पक जाते हैं तो उसको बीज लगाकर रोए निकाल कर आगे फिर सूत के जो धागे होते हैं वो निकाले जाते हैं, फिर उसको कलरफुल किया जाता है। ठीक है, और कई तरह के कपड़े बनाते हैं। जो सूती वस्त्र मिल है वो द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में की गई थी, और ये 1889 में सबसे पहले थी। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगनगढ़, विजयनगर, ये सूती वस्त्र की यहाँ पे मिलें स्थापित है। और वर्तमान में जो भीलवाड़ा है उनको वस्त्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे याद रख लिए कि भील वस्त्र। ठीक है, दूसरा बड़ा उद्योग है चीनी आधारित, और यहाँ पे क्या होता है, गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है, और ये वृहद स्तर पर हमारे राजस्थान में इसकी कृषि की जाती है। अब लघु और कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं तो इसमें तेल, गुड़, खांडसारी, दाल उद्योग आ जाते हैं। जयपुर में इसके जो कारखाने खाद्य तेल के सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली में भी है। खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद सूती, खादी, सिल्क, घानी तेल, ये सारी यहाँ पे जो बेसिकली लघु कुटीर उद्योग है। ठीक है, अब उत्पादन एवं ये आयात निर्यात क्या करते हैं। अगर हम कुछ उगाएंगे तो उसका आयात भी करेंगे, निर्यात भी। अब ये प्रसंस्करण एक वर्ड आया था, ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें कृषि उत्पाद विशेषकर जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ना, तो उसको खाद्य पदार्थ में चेंज कर देते हैं। जैसे गन्ने को अब रख नहीं सकते लेकिन शुगर को रख सकते हैं। जिन वस्तु का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है उसको बाहर भेज देते हैं, जिसको बोलते हैं निर्यात, और अगर कम होता है तो हम बाहर से खरीद लेते हैं, जिसको बोलते हैं आयात। ठीक है, तो इस तरह का व्यापार ही क्या कहलाता है, विनिमय व्यापार कहलाता है। ठीक है, ये एक दूसरे राज्य से भी भेजा जा सकता है और एक दूसरे देश में भी। ठीक है, जब सिर्फ राज्य में हो तो उसको अंतर्राज्य बोल दिया, और जब राष्ट्र के बाहर हो तो अंतर्राष्ट्रीय बोल दिया। अब राजस्थान जो है वो सरसों, गवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन, इतनी बार सुनेंगे पक्का याद हो जाएगा इसको, क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी था। जीरा, मोटे अनाज, सोयाबीन, ये सारी ये जो दालें हैं इसमें भी राजस्थान अग्रणी है। फिलहाल ज्वार और बाजरा, कच्चा सूत, खली, ये जो संगमरमर है इसमें राजस्थान ये निर्यात करता है, और चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल और बिजली का जो सामान है, मशीनरी, उसका राजस्थान आयात करता है। ठीक है, यानी कि राजस्थान को किस किस की ज़रूरत है तो चावल वगैरह, क्योंकि चावल के लिए पानी की बहुत आयात ज़रूरत होती है, तो ये आयात करता है राजस्थान। उसके बाद कई और भी देश हैं जो वस्तु का आयात निर्यात करते हैं, जैसे कपड़ा, ज्वारात, आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक, कई पत्थर की वस्तुएं, ऊनी कपड़े, रासायनिक उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा वगैरह, ये हम बाहर के इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर वगैरह भी एक दूसरे से लेते हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना में 35 निर्यातकों को चुना गया था। ये आप लकड़ी की वस्तुएं, आभूषण देख सकते हैं। कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया गया है, जिसमें जो कृषि के अच्छे से अच्छे प्रोसेस को ढूंढ लेते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद एक शब्दावली दी हुई है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, आयात निर्यात और प्रसंस्करण। कुछ होमवर्क क्वेश्चन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। इससे पहले हमने चैप्टर कर लिए हैं 1 to 5। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद ज़रूर उनको देखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं तो टोंक जिले के कौन सा गांव है टोंक जिले में? सोहिला गांव। ये हमेशा पहले कोई स्टोरी बताते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, यानी कि जंतर मंतर कहाँ है जयपुर में, किसने बनवाया? तो सवाई जय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, टोंक जिले में सोहिला गांव, जयपुर में जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने बनवाया। चित्तौड़गढ़ में भी ये घूमने गए, वहाँ विजय स्तंभ था, जिसको किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। स्तंभ का भय और कुंभा का भय सेम है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान। 1177 से 1192 तक इनका जो राज था वो रहा था। सल्तनत काल से पूर्व के थे ये। ठीक है, और उनके जो पिता थे उनका नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लॉजिकल कुछ डालेंगे लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, उनके मम्मी के संरक्षण में ये पूरा संभाला था।
और अपनी आंतरिक स्थिति की तरफ ध्यान दिया था। वीर थे, साहसी थे, अच्छे वो जो विद्यानुरागी थे, उनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गोड़, वगीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जरनाद, चंद्रबरदाई और पृथ्वी जो भट्ट जैसे लेखक हैं कवि, उनके दरबार की शोभा बढ़ाते। ये सारे कवियों के नाम है कि अगर कोई पूछ ले कि विश्वरूप, जयानक, वगीश्वर किसके काल के थे तो आपको बताना पड़ेगा। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। ठीक है, एक पृथ्वीराज विजय भी है, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। महाराणा कुंभा की बात करते हैं। 1433 से 1468 ईस्वी के ये राजा थे और सिसोदिया वंश के कला प्रेमी थे, शासक थे ये। कुंभा का जो जन्म है वो 1417 में हुआ था और महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। किसके? मेवाड़ के। अब कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सिरोही, ये सारी इनकी प्रमुख विजय थी। महाराणा कुंभा जो थे वो कटार, कलम और कला के त्रिवेणी थे। तो ये इन तीनों नाम आपको आने चाहिए, कटार, कलम और कला। ठीक है, और इन्होंने मेवाड़ में ही 84 दुर्गों का में से 32 जो दुर्ग हैं वो कुंभा ने ही बनवाए थे। मेवाड़ में 84 टोटल हैं और 32 कुंभा जी ने बनवाए थे। कुंभा में ने अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था और बस्ती का दुर्ग बनाया था, भोमट, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ के कई दुर्ग उसमें, जिसमें विजय स्तंभ जो स्थापित है वो उनका निर्माण करवाया। संगीतकार भी थे इन्होंने, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध सबसे इनके ग्रंथों में प्रमुख है। और कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की थी, मतलब इन्होंने उस पर कमेंट किया। चंडी शतक की टीका भी लिखी महाराणा कुंभा ने। महाराजाधिराज, राय राणा, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये सारी उनको उपाधियाँ मिली थी। अब बात करेंगे महाराणा सांगा की। तो 1509 से 1528 ईस्वी तक इनका राज था और इनका नाम जो एक्चुअल में था वो संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे और शासन काल में ये मेवाड़ अपनी शक्ति, मतलब इनका बहुत ज़्यादा एक फेमस थे ये तब। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों पर आक्रमण से अपने राज्य को बचाया था और शरीर पर इनके टोटल 80 घाव थे, जो इनकी वीरता उदारता दिखाता है। मालदेव जो थे वो 1532 और 1562 तक इन्होंने राज किया। ये राव गंगा जी के जो राठौड़ वंश के थे उनके पुत्र थे और इतिहास में राव मालदेव जो हैं उनका शौर्य युग कहलाता है। जब वो थे 52 इन्होंने टोटल युद्ध किए, छोटे बड़े 58 परगनों पर इनका अधिकार था। 72 जून को इन्होंने जीता था सबसे पहले और उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग ये सारे इनके प्रमुख थे। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया और फारसी इतिहासकारों ने इनको हशमत वाला यानी कि ताकतवर नाम से पुकारा। ठीक है, तो मालदेव जी को हशमत वाला बोलते हैं। जिसके पास माल है वो अपने आप ही ताकत वाला है ना, तो हशमत वाला ऐसे याद रखिए आप। महाराणा प्रताप जो थे वो 1572 से 1597 तक उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ। मम्मी का नाम इनके जीवंता था। 28 फरवरी 1572 को ये जो राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैं अपना जो करूँगा सो करूँगा और कृषि और वन वगैरह का विकास किया। विश्व वल्लभ जैसी इनकी पुस्तक भी लिखवाई गई थी। प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने किया था इंसिस्ट। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 बीकानेर के राव कल्याणमल के ये बड़े बेटे थे और राय सिंह का जो जन्म है वो 20 जुलाई 1541 को हुआ। गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिण इनमें को इन्होंने सफल बनाया। दानशीलता से धनी थे और इनको राजपूतानों का करण भी कहते हैं। किसको? राय सिंह को। और राय सिंह प्रशस्ति जो है उनके लिए लिखी गई थी। राय सिंह महोत्सव भी जो कि ज्योतिष रत्नमाला, ये दोनों ही ग्रंथ इनके फेमस थे। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ये कछवाहा वंश के थे। 1621 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर ये बैठे थे। शाहजहाँ औरों के टाइम के थे। सर्वप्रथम अहमदनगर के मालिक अंबर के विरुद्ध उन्होंने अभियान रचा और शाहजहाँ की 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दे दी थी। किसने दी थी? शाहजहाँ ने। किसको दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि, तो जयसिंह को, और 1639 में। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो वीर सेना नायक थे। 1662 में बिहारी सतसई की जो इन्होंने रचना की थी और इनके दरबारी राम कवि जो थे वो जयसिंह चरित्र की उन्होंने रचना की थी। उसके बाद है महाराजा जसवंत सिंह 1638 टू 1678। इनका जो जन्म है दिसंबर 1626 को बुरहानपुर में हुआ। शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। इनको महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और इन्होंने पहली
जो शाही सेना थी वो इनके मुग़ल उत्तराधिकारी में जसवंत सिंह जी ने जैसे लड़ाइयाँ वगैरह करवाई और दोराई का युद्ध औरंगज़ेब के साथ इन्होंने दिया और औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य में एक प्रेफरेंस दी। इनके जो ग्रंथ थे वो आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय भी इनका ग्रंथ था। उसके बाद है महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 टू 1680। और राज सिंह जो थे वो मेवाड़ के शासक बने थे 1652 में। औरंगज़ेब के कारण ब्रज के गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो ये लेकर आए, मतलब सारे भक्ति वाले काम किए। सिंहार नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की, द्वारिकाधीश की जो मूर्ति थी कांकरोली राजसमंद में ये स्थापित की। उदयपुर में अम्बा माता जी के मंदिर, ठीक है। तो ये सारे मंदिर उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई इन्होंने, एक झील भी बनवाई है, ठीक है। और इस जो झील थी उस पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति लिखी गई थी जिसको 25 शिलाओं पर खुदवाया गया था, जिसे राज प्रशस्ति कहा गया। और ये पूरे देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है। इसी झील पे बनी गई थी ये राजसमंद झील पे सबसे बड़ी शिलालेख मानी जाती है 25 शिलाओं पर। उसके बाद सवाई जयसिंह 1699 टू 1743 और इनका जन्म 1688 में था। ये सबसे छोटे से ही बन गए थे, ठीक है। मराठों के प्रसार को रोकने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। औरंगजेब ने इनको सवाई की भूमिका दी थी। उसके बाद राजस्थान के इतिहास में जो सवाई जयसिंह हैं उनकी गणना महान शासक के रूप में होती है। 17 जो आमेर के स्थान पर जयपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। 1725 में नक्षत्रों की जो गति वगैरह है शुद्ध सारणी का निर्माण इन्होंने किया था। और जीजे मोहम्मद शाही इन्होंने तत्कालीन जो मुग़ल बादशाह थे उनके नाम पर इन्होंने रखवाया था, जो इन्होंने एक शुद्ध सारणी निकाली। जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी और साथ ही ये इसे बहुत ही यंत्र राज वगैरह में, ज्योतिष में बहुत ही अच्छे माने जाते थे। उसके बाद है जंतर मंतर और 5 वेधशालाएँ इन्होंने बनवाई जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में, जो कि स्थापित थी। बात करेंगे महाराजा सूरजमल की 1755 टू 1763। सूरजमल भरतपुर के शासक थे। पिता का नाम बदन सिंह था। उनकी अस्वस्थता के कारण इनको राजपाट मिला था और मराठों और राजपूतों के गठबंधन का ये शिकार हुए बिना सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर का जो विस्तार किया, गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, हाथरस, बनारस, फरक्र इलाके जीत लिए थे। कला प्रेमी थे और पानीपत का रक्षण दिया गविवर सूदन इनके बाद जो दरबार की शोभा बढ़ाते थे। विद्या अनुरागी, ये सारे आपने कीवर्ड्स देख लिए। उसके बाद अभ्यास प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ इसको ज़रूर करना कि राजपूतानों का करण किसको कहा गया है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया और ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया, चंद्रबदाई ने क्या लिखा था, सूरजमल कहाँ के शासक थे। ऐसे सारे क्वेश्चंस जो आपके फ्रंट ऑफ स्क्रीन पे उसको कीजिएगा। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब नाउ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम जी चैनल पे। आप देख रहे हैं एग्जाम जी चैनल। इससे पहले हमने 1 to 6 चैप्टर जो है वो क्लास 7 के RBSc राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान के कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के बाद ज़रूर ये सारे चैप्टर देखिएगा। चैप्टर का नाम है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब जो आज़ादी हुई थी है ना, तो ये कैसे ये सारी प्रोसीजर्स हुए थे हम शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में देखेंगे। तो जब राजस्थान में किसान आंदोलन हो रहे थे तो जो जागीर थे वो इनको प्रोत्साहित करते थे, जागीरदार। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, इनकी अंग्रेज़ों से बनती नहीं थी, कोई वो बहुत ज़्यादा कर वसूली करते थे। तो सबसे पहला आंदोलन आया बिजोली आंदोलन। ये एक सबसे अच्छा संगठित किसान आंदोलन माना जाता है और मेवाड़ के बिजोली किसानों ने ये किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ की मेन बात कि 44 ईयर्स तक चला था। अभी रिसेंटली भी एक किसान आंदोलन हुआ था ना, तो बिजौलिया जो है वो अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में है, लेकिन तब ये मेवाड़ की रियासत की एक ठिकाना होता था। आंदोलन धाकड़ जाति के लोग किसानों ने किया था। ये जो आंदोलन था वो प्रमुखतः 3 चरणों में हुआ था। सारा ही पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला चरण 1897 टू 14 में हुआ था, 1914। दूसरा जो था 1914 से 23 और तीसरा 1923 से 41। अब इसको ऐसे याद रखिए कि 97 में हुआ, 7 का डबल क्या होता है 14 और 14 को उल्टा कर दो 41। तो ये 3 जहाँ पे भी आपको दिखे वो क्या लगा, बिजोलिया, ठीक है। बिजोलिया आप कैसे भी याद रखो इसको। तो ये 3 चरणों में ये हुआ था। उसके बाद 1897 में ही राव कृष्ण सिंह जो थे वो बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार के जो लागतें हैं, कर वगैरह वो लिए जाते थे। तो किसानों का जो प्रतिनिधि थे वो थे नानाजी और ठाकरी पटेल। इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत की
और इस पे नाराज़ होकर उन्होंने चवरीकर भी लेने लगे। अगर आपको नहीं पता चवरीकर तो वीडियो में बने रहिए, आगे आने वाला आंसर। तो हुआ क्या कि राव कृष्ण सिंह की जब मृत्यु होगी तो पृथ्वीराज ने जनता पर तलवारबंदी की भी लागत लगा दी कि आप अपने पास तलवार नहीं रख सकते। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव इन सब का सपोर्ट किया, इनको बोला कि आप कुछ करो। श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा जी का भी इनको साथ मिला था और जो उस टाइम के नेतृत्व में आंदोलन इन्होंने जारी रखा था। आंदोलन के तीसरे चरण में क्या हुआ कि जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। 1941 जो भी हम पढ़ के आए हैं, तब मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राघवाचार्य, ठीक है। और उनके आदेश में तत्कालीन जो राजस्व मंत्री थे वो थे मोहन सिंह बिजोलिया। वहाँ पे वो जो जगह थी वहाँ पे गई, सबसे उन्होंने किसानों से समझौता किया। एक लंबे समय तक उनकी वार्ता चली और उस वार्ता के बाद अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी, देवी वर्मा जैसी ये जो महिलाएं थी वो भी वहाँ पे आई। उसके बाद है बेंगू का किसान आंदोलन। तो मेवाड़ का ही बिजोलिया जैसे सफल हुआ तो मेवाड़ के बेंगू के भी किसानों ने ये सोचा कि करते हैं। और वहाँ कहाँ किया, ये मिनाल नामक था जगह, वहाँ पे एक स्थान था, वहाँ पे ये सारे इकट्ठे हुए। इन्होंने पथिक जी से वापस से नेतृत्व करने को कहा। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी थे, उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। राजा अनूप सिंह के मध्य इन्होंने फिर समझौता किया। रेजिडेंट जो थे वो उन्होंने मानने से मना कर दिए थे। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच फिर उन्होंने भेजा। किसने? सरकार ने। रेवेन्यू कमिश्नर जो था वो गोविंदपुरा में एक किसानों पर उन्होंने क्या कर दी, गोलियां चला दी। और ये सब बेंगू में हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गोलियां चला दी। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ वहीं पे मर गए थे, जिसके बाद उनको झुकना पड़ा। मतलब बाद में तो मान ही जाते, 53 में से 34 कर उन्होंने माफ़ कर दी थी। बेगार भी। बूंदी, ये बेंगू था, अब ये बूंदी है। 1926 में ये हुआ था। न्यूनाराम, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में इनको किया गया था। बूंदी न्यून सी होती है, राम जी को बूंदी चढ़ाते हैं और राम जी आपके किंकर बता सब स्वीकार करते हैं, बस श्रद्धा की ज़रूरत है, ऐसे याद रखिए। लाग बाग बेगार के विरुद्ध इन्होंने भी आंदोलन किया था। इस पर भी क्या किया था, किसानों पर गोली चला दी, जिससे कि किसी भील की मृत्यु हो गई थी। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार की। उसके बाद है अलवर किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा। 1921 में क्या था, सुअर वगैरह मारने की अनुमति के कारण यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। 1925 में अलवर के जो महाराजा थे उन्होंने लगान में वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमू चढ़ा जो गाँव है, अब इसका नाम कौन है, नीमू चढ़ा, ठीक है। और वहाँ पशु जो थे उनको जला दिया था। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि ये राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड है। किसको? तो अलवर किसान आंदोलन को कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने। क्या कहा था कि ये तो जलियांवाला है आपका है। तो आप ऐसे याद रखो कि एक वर है वो नींबू खा रहा है, ठीक है, और कैसा खा रहा है, जल जैसा। या ऐसे याद रखो कि गांधी जी नींबू जल में डाल के पीते थे, या कैसे भी। तो आपको ये याद रहेगा कि गांधी जी ने अलवर के बारे में बोला था, जो कि नीमू चढ़ा गाँव में हुआ था, कि ये तो जलियांवाला जैसा सीन हो गया। सीकर किसान आंदोलन की बात करते हैं। ये जयपुर राज्य का सीकर तब बहुत बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर ये जो सारा खर्चा वगैरह था उसमें कुछ इनका ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो ये आंदोलन कर देते थे, ठीक है। कोई लगान वगैरह में कोई कमी नहीं करने देते थे, तब ये ऐसा करते थे। और किसान जो थे वो अगर हताश होंगे तो कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती। तो इसकी जो चर्चा है वो लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स तक गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसकी चर्चा गई, तो सीकर की गई। कहाँ तक? लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स तक गई थी। जयपुर राज्य की जो मध्यस्थता थी उसके बाद सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोटरा, इनके जो थे ये प्रमुख नेता थे। बात करेंगे शेखावटी किसान आंदोलन की, तो ये चिड़ावा में हुआ था। मास्टर कलीद शाह ने सेवा समिति का यहाँ पे गठन कर लिया था। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासार, ये सबके किसान जो थे वो लगान देने से बिल्कुल मना कर दिया। मालासार के ठेकेदार जो ठिकानेदार थे किसानों के बेरहमी से उन्होंने पिटाई कर दी। डूंडलोड ठाकुर ने भी मतलब अत्याचार किए। तो लास्ट में आज़ादी के बाद ही इसका कुछ सॉल्यूशन हो पाया था, ठीक है। उसके बाद है किसान आंदोलन। नेक्स्ट 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों और भालों से किसानों को कुचलने का प्रयास किया। और फिर 1947 में डावला में लगान लाग बाग बेगार के विरुद्ध 600 किसान ठिकान जो दार था उसके पास पहुंचे। उसके बाद है जनजातीय आंदोलन। तो ये जनजाति जो है वो भील, मीणा, ग्रासिया, इन सब जनजातियों ने मिलकर किया था।
दक्षिणी राजस्थान में भीलों की बहुतायतता है, ये याद रखिएगा आप। अब करने वाले बात भील आंदोलन की, तो गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी और बेकार और अनुचित लागत न देने के लिए गोविंद गुरु जी ने प्रचार प्रसार किया था। वो एक माने हुए भील माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संत सभा का अधिवेशन जब हो रहा था, तो अंग्रेजी सेना ने क्या किया, पूरी ये जहाँ पे कर रहे थे उनको घेर लिया और गोलियां चलाने लगी। कई बेचारे आदिवासी वहाँ पे घायल हो गए, कुछ मर गए, ठीक है। तो करके इसको भगत आंदोलन भी कहा जाने लग गया। इसी के वो नेक्स्ट बहुत सारे नाम है, देखो भील आंदोलन तो ये था ही, इसी के साथ इन्होंने संत सभा की स्थापना की, साथ ही साथ इसको भगत आंदोलन भी कहने लगे, ठीक है। तो आदिवासी जो जाति थे उनके दूसरे जो पहले मसीहा तो आपके सामने, दूसरे थे मोतीलाल तेजावत। इन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडियों में ये तेजावत ने किसानों और आदिवासियों के जो बेगार वगैरह लगता था संघर्ष किया इन्होंने, और एक ही आंदोलन चलाया। इसी वजह से इसका नाम एक ही पड़ गया, क्योंकि सारे मिलजुल के कार्य कर रहे थे। 21 सूत्री इन्होंने मांग पत्र दिया था, जिसको मेवाड़ की पुकार कहते थे, ठीक है। मांग पत्र का नाम क्या था, तो मेवाड़ की पुकार कितनी मांगी थी, 21 सूत्री मांगी थी, ठीक है। कहाँ पे, उदयपुर में एकत्र हुए थे ये सारे। तो महाराणा ने 18 माने तो तभी मांग ली, जो इनकी मांगी थी मान ली थी। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये इनका सब सारा श्रेय भोगीलाल पंड्या और हरदेव जोशी को जाता है। इसके बाद है मीणा जनजाति का आंदोलन। तो एक जो वर्ग था मीणा जनजाति, तो वो अंग्रेजी जो शासन था तो उनको शांति की जिम्मेदारी दी थी, इसीलिए इनको कहते थे चौकीदार मीणा, ठीक है। तब थोड़ी चोरी डकैती वगैरह होने लगी थी, तो डेली इनको जाना पड़ता था पुलिस ऑफिस में। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से जो भी बड़ा होता था मीना, उसको जाना पड़ता था। असंतोष फैल गया कि ये क्या बात हुई है ना, तो आज़ादी के बाद 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून फिर ये समाप्त हुआ। जरायम पेशा मतलब जो प्रस्तुत होना वहाँ पे जाके बिना किसी काम का। प्रजामंडल यानी कि प्रजा का मंडल संगठन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी हो सकता है जब जनता तैयार है। मारवाड़ प्रजामंडल जो आंदोलन है वो जोधपुर 1934 में हुआ था, भंवरलाल की अध्यक्षता में। 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी ने ये लोक परिषद का गठन किया था मारवाड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसको रिपीटेड मोड पे ज़रूर आप सुनते रहिए या पढ़ते रहिए, जैसे भी आपको खुद को ही इसको रिवाइज करना है अच्छे से। बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की, तो ये 1931 में कर्पूर चंद पारगी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से ये पॉसिबल हो पाया, और ये पहला प्रजामंडल था जयपुर। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का वापस से पुनर्गठन हुआ, पहले 31 में हुआ, 5 साल बाद फिर से हो गया, ठीक है। और चिरंजी लाल मिश्र ने ये इसका नेतृत्व किया था। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ये पहला अधिवेशन हुआ, फिर हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, तो ये 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुआ। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको जॉब लेनी है, तो नो एक्सक्यूज़। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की माणिक्यलाल वर्मा जो थे, उनकी बहुत भूमिका थी इसमें। फिर है बीकानेर का जो प्रजामंडल था, 1936 में मागाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। 30 जून 1946 में रायसिंह नगर में प्रजामंडल को खुला अधिवेशन आयोजित किया। कोटा प्रजामंडल, तो अभिन्न हरि, तनसुख लाल, ये सब इन्होंने हड़ूती प्रजामंडल की स्थापना की, और न्यूनाराम की अध्यक्षता में ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया मई 1939 में। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। पूर्वी राजस्थान के जो राज्य थे ये वहाँ पे फेमस था। तो अब बात करेंगे प्रमुख जननायकों की, तो गोविंद गुरु जी आपके सामने हैं, जो डूंगरपुर राज्य के बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात, ये इनके इलाके थे। सम सभा का इन्होंने स्थापना की थी। सम जो होता है उसका मतलब होता है संयुक्त या फिर प्रेम और बंधुत्व, ठीक है। मांस चोरी, लूटमार, इन सबको दूर करने का इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया था। इसके बाद है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ था, और ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी, पाली के विद्वान थे। इनको विद्यार्थी वगैरह बहुत अच्छे लगते थे, पाठ पढ़ाते थे, रास बिहारी बोस के संपर्क में आए थे, और सशस्त्र क्रांति लाने का जो दायित्व था वो इनको दिया गया था। केसरी सिंह बारट की बात करते हैं तो ये भी सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे, और राइसो में ब्रिटिश काल में भी इन्होंने अपना अहम भूमिका दी। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर राजघरानों में इनका प्रभाव था। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक ये बुक लिखी थी और ब्रिटिश शासक को सचेत किया। विजय सिंह पथिक जो थे, उनका नाम एक्चुअल नाम भूप सिंह गुर्जर था,
बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था और ये भी क्रांति जो लाने के लिए माने जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। बाद है अब सेठ दामोदर दास जी के, तो ये पोखरण मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ये बहुत ज़्यादा ये काम करने वाले थे। खरवा के राव गोपाल सिंह राठी के अंतर्गत इनकी मित्रता थी। रास बिहारी बोस और महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति लेके आए थे। ये 21 फरवरी 1915 के दिन इन्होंने निश्चित किया था। अजमेर, नसीराबाद, छावनी और इस पर सब पे कब्जा कर लिया। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। अब है ठाकुर जोरावर सिंह बारठ, तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था और जोरावर सिंह भी वहाँ पे उपस्थित थे चांदनी चौक में। ठीक है, शहीद कुंवर प्रताप सिंह के ये चाचा थे। बारठ केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे। सरकार सारी इनको ढूंढती रहेगी, नाम भी रखा, कुछ नहीं मिला। 27 वर्षों तक भूमिगत रहे। 1939 में इनकी मृत्यु होगी। कुंवर प्रताप सिंह ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। ये भी क्रांतिकारी थे। जोधपुर ये असनाड़ा मास्टर स्टेशन पर ढोंग रचते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बरेली की जेल में इनको भेज दिया गया था। यातनाएं दी पर इन्होंने उनकी एक ना मानी। ठीक है, और बरेली की जेल में ये अल्प आयु में ये शहीद हो गए थे और डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी वो चकरा गए थे कि वाह क्या बंदा है ये। ठीक है, उसके बाद है राव गोपाल सिंह खरवा, ये जो थे विजय सिंह पथिक और ये टोडराय में नज़रबंद रहे थे। सलेमाबाद के तिहाड़ जेल में इनको रखा गया था। अब बात कर रहे हैं बेगार की, तो बेगार होता है बिना मजदूरी का करवाया गया काम। सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया काम। लाग बाग जो वो खर्चा लेते थे। चमरी कर जब किसी बेटी की शादी करते थे तो देना पड़ता था खर्चा। ठीक है, अब बात करेंगे होमवर्क क्वेश्चन की। पहला है चेतावनी राज चुंगेटा किसने लिखा। उसके बाद राव सवाई कृष्ण सिंह, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मारवाड़ प्रजामंडल और ये किसने इसमें अहम भूमिका निभाई। फिर भगत आंदोलन किसने चलाया। वर्धा राजस्थान में क्या हुआ था। 3 किसान आंदोलनों के नाम। ये सब कुछ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर ही पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एवरीवन, सो हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 8। इससे पहले 1 to 7 चैप्टर फिनिश कर दिए। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर वो सारे चैप्टर्स पढ़िएगा और सुनिएगा। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार कैसे हुआ, अब हम इस वीडियो के थ्रू आपको विदिन 8 मिनट्स या 7 मिनट्स में बताएंगे। आखा तीज का पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए क्या होता है। अक्षय तृतीया होता है। ये कुछ भी लाइन से कैसा भी क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं। ठीक है, कई रीति रिवाज और परंपरा पहले चलती थी, जैसे सती प्रथा। इसमें ये पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया कि कैसे नकारात्मकता चलती थी। कोई कलर पे बेस्ड या सामाजिक सुधार के कारण कई लोग आए थे। तो 1818 से लेके 1947 तक ब्रिटिश का शासन का प्रभाव रहा। विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। सती प्रथा जो थी वो मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने विरोध तो किया। उसके बाद ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय ने 1829 में एक कानून बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से ये सती प्रथा को निषेध किया गया। फिर कोटा, जयपुर, ये सब पे भी निषेध हुआ। कन्यावध जो प्रतिबंध था वो कोटा में हुआ। तो कैफर कन्या, कैफर कोटा आपको याद रखना है, गैर कानूनी इसमें घोषित किया। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर, तो ये जो सारे थे ये कन्यावध प्रतिबंध इसमें भी अप्लाई किया गया। बाल विवाह और अनमेल विवाह क्या था कि उम्मीद से भी ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कि 3 साल के बच्चे को 15 साल या 25 साल के लड़के से शादी कर देते थे। ऐसी प्रथा थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह का एक कानून बनवा दिया। दास प्रथा का उन्मूलन क्या था। इसमें जो बड़े लोग होते थे तो राजस्थान में क्या करते थे, सभी जगह होता था वैसे तो, राजस्थान कैसे अछूता रह सकता था। तो इसमें इस प्रथा में क्या थे, चाकर वगैरह होते थे, हाली के रूप में समझते थे। 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा इसको अंग्रेजों ने ही समाप्त कर दिया था कि कोई किसी का दास नहीं है, सब अपना कमा के खाएंगे। फिर थी दायन प्रथा, या जिसका निर्मूलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अंधविश्वास था कुछ लोगों में। तो 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी जब एजेजे राजपुताना को मिली तो उन्होंने अमानवीय घोषित किया इसको। अब यहाँ पे शैक्षणिक सुधारों की बात करेंगे तो 19वीं शताब्दी से पूर्व हमारे जो देश में शिक्षा है वो इंडिजियस एजुकेशन थी, यानी कि देसी
शिक्षा थी। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश वगैरह आए तो अंग्रेजी शिक्षा हुई। 1819 में आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल है वो अजमेर में खोला गया था। उसके बाद पुष्कर, बिनाय, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए थे। लेकिन जो लोग थे वो ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का उन्होंने विरोध किया कि हम क्यों किसी का धर्म पढ़ें। 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया। सभी को अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी। 19वीं सदी तक के अंत में जैसलमेर को छोड़कर पूरे राजपूताना यानी कि राजस्थान में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। सभी पढ़ने शुरू हो गए थे। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल जो थे वो बनने लगे और सबसे पहला जो स्कूल था वो 1851 में अजमेर में खुला, हाई स्कूल बना। उसके बाद 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की, जिसका फर्स्ट सेशन था 1875 टू 76। पंडित जनार्दन राय नागर ने भी सभी के लिए शिक्षा उद्देश्य 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ में दिया। महिला शिक्षा 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की। 1866 में अजमेर के मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी स्कूल खोला। उसके बाद उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर में भी। प्रमुख अब जननायकों की बात करेंगे तो भोगीलाल पंड्या जी थे। सबसे पहले इनको आदिवासी का वसीया या वागड़ के गांधी कहते हैं। 1904 में डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला इन्होंने खोली थी और वागड़ सेवा मंदिर के नाम से इनकी फेमस हुई ये पाठशाला। नाना भाई खांडिया भील, सेंगा भाई और काली भाई, इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दूसरे को बचाने में इनकी डेथ होगी। डूंगरपुर राज्य के ये थी और नाना भाई जो थे उनके शहीद होने के बाद जो सेंगा भाई थे उन्होंने फौज के पीटा और उनको क्या मतलब सेंगा भाई को घसीट के लेके जा रहे थे तो ये काली बाई ने रस्सी को तोड़ दिया था और काली बाई पर भी उन्होंने गोलियां चला दी थी जो इनको ऐसे ही पकड़ के लेके जा रहे थे। ये जो तीनों थे इनके त्याग को बहुत ज़्यादा माना जाता है। उसके बाद है करणी सिंह। ये बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। 1952 से 77 तक ये 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। ये खेल कूद निशानेबाजी पर इनका फोकस था। हीरालाल शास्त्री जी ने 24 नवंबर 1899 में जोबनेर, जयपुर में इनका जन्म हुआ। 1929 में इनको दूरस्थ पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र इन्होंने चुन लिया। जीवन कुटीर नामक इन्होंने संस्था की स्थापना की थी और ये 1948 में जयपुर स्टेट के 30 मार्च 1949 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। वनस्थली विद्यापीठ की जो इन्होंने स्थापना की थी वो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दी थी। उसके बाद है रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री जो थे उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है वनस्थली विद्यापीठ में ही, ठीक है, और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था जिसकी वजह से इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड मिले थे। उसके बाद है किशोरी देवी। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, दोनों ही वनस्थली विद्यापीठ के थे। उसके बाद है किशोरी देवी। तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म जो है वो दुलारो का बास झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदारों ने झूठे मुकदमे में कारावास में डाल दिया था, जिसलिए इन्होंने सभी महिलाओं ने मिलकर एक जयपुर में ही सत्याग्रह किया, ठीक है, और समाज सुधार का काम किया। उसके बाद मामा बालेश्वर 10 मार्च 1905 को मामा बालेश्वर दयाल जो थे वो प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भील जनजाति को मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। जल, जंगल और ज़मीन इन्होंने आंदोलन चलाया। वर्ड ये याद रखिएगा, जल, जंगल और ज़मीन, ठीक है, क्योंकि कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं। अभिशाप का मतलब क्या होता है? शाप लग जाना। उन्मूलन का मतलब समाप्त करना। पांडुलिपि हस्तलिखित थी। प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिजीवी, ज्ञानवान, ठीक है। ये जल, जंगल, ज़मीन वाकई में इम्पॉर्टेंट है। मामा दयाल ऐसे याद रख लेना आप साथ ही। और ये कुछ शब्दावली थी जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई। इसके बाद जो है आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये सारे मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। पहला है आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी आपको बतानी है। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया। दास प्रथा कहाँ पे थी, या फिर अमृता देवी कहाँ से है। मेयो कॉलेज, विद्या भवन, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की। पहले कौन से विद्यालय थे, अब कौन है। नाना भाई, सेंगा भाई की कहानी एट्सेट्रा। उसके बाद चैप्टर 9 शुरू करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। क्लास 7th के हमारा राजस्थान के सारे चैप्टर्स देख के आए होंगे। अगर नहीं देख के आए तो कमेंट सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पढ़िएगा ज़रूर, एक बार सुनिएगा ज़रूर। बात करते हैं चैप्टर 9 की, तो संविधान से रिलेटेड ये चैप्टर है आपका। इसमें मेन बात है 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान का निर्माण किया था, ठीक है, और मांग की थी तब। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण होगा। संविधान सभा जो थी उसको ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियाँ, एक दल भारत में भेजा और कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। आप देख रहे हैं
इसको कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसमें 1946 में संविधान की सभा का गठन कर दिया गया था। संविधान सभा का एक्चुअल में जो मीनिंग है उसका मतलब है कि कैसे वो हर एक प्रतिनिधि का जो व्यू है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान का जो वो स्थायी अध्यक्ष थे। एक प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसमें स्वतंत्रता जो थी उसके रिलेटेड में आदर्श रखे गए थे। स्वतंत्रता संग्राम जो थे उसमें रिलेटेबल थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान स्वीकार किया और 50 में ये भारत का संविधान लागू हुआ। 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस हम मना रहे हैं। ठीक है, तो ये आप मूल प्रीति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल जी नेहरू देख सकते हैं। इन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन मतलब सभी देशी रियासतों में उन्होंने ये सारे इसमें शामिल किए थे और जो राजस्थान था वो भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल था। तो यहाँ पे अब बात ये है कि फिर राजस्थान का इसमें क्या रोल है। ये तो सारा संविधान बन रहा है, राजस्थान का भी इसमें रोल है। अभी आप देखेंगे कि संविधान में जो उसके सदस्य थे वो राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से डायरेक्टली थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। तो आप मुकुट का एम और मेरवाड़ा का एम, मुकुट मेरवाड़ा ऐसे याद रख लीजिएगा। माणिक्य लाल वर्मा, मणि कहाँ होएगी? तो उदयपुर में होएगी। ठीक है, उदय किसका हुआ? मणि का हुआ, ऐसे याद रख सकते हो। जय नारायण व्यास, जयपुर जय जोधा की जय, ऐसे याद रख सकते हो। जोधपुर में जय नारायण व्यास जी हुआ। ठीक है, जोधपुर में जोधा का व्याह हुआ, ऐसे याद रख लो। पंजाबी वाले तो सीख ही जाएंगे। उसके बाद है बलवंत सिंह मेहता। तो उदयपुर वाले 2 हैं। ठीक है, बलवंत ने मणि ली कहाँ पे? उदयपुर में। तो ये तीनों नाम याद रह जाएंगे। रामचंद्र जी एक वर थे तो अलवर आ गया। और दलेल सिंह कोटा। ठीक है, कौन? दलील माला, ऐसे याद रख लो। गोकुल लाल असावा शाहपुरा में थे। देखो जो गोकुल के ब्रजवासी हैं, जो गोकुल के थे कृष्णा, तो वो शाह हैं, ऐसे याद रख लो। जसवंत जी बीकानेर के थे, तो आपने जसवंत बीका तो याद रखना ही पड़ेगा। राज बहादुर बहादुर भरतपुर, ऐसे याद रख लीजिए। देखो उदयपुर में मणि निकली तो जयपुर में क्या निकलेगा? हीरा। खेतड़ी, खेत में कौन ज़्यादा काम करते हैं? सरदार। सर सीवी वीटी कृष्णामचारी। देखो ये चारी आपको 3-4 मिलेंगे। वीटी कृष्णामचारी जयपुर में, जयपुर में बताई सीटी किसने? वीटी ने। और जोधपुर में वेंकटाचार्य, बीकानेर में पन्नीकर, उदयपुर में विजय राघवाचार्य। उदय की विजय हो ये आप याद रख लेंगे। बीकानेर में पन्ना ये सारा कुछ मिला। जोधपुर में संकट आया, वंकट वेकट। ठीक है, कैसे भी इसको याद रखिएगा। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का जो पश्चिम बंगाल से संबंध सिंघानिया उत्तर प्रदेश से थे, ये सारे संविधान के लिए चुने गए बिहार से थे। तो अब बात करेंगे कि भारत के संविधान की मूल प्रति जो थी वो वैभवशाली उनका इतिहास था। 22 उसमें टोटल चित्र थे और नंदलाल बोस ने इनका निर्माण किया था। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत का भी इसमें योगदान है और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो इनका ही चित्रांकित पृष्ठ है। अब सदस्य कौन कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, 30 जनवरी 1903 में इनका जन्म हुआ उदयपुर में। ये वकील थे। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रभावित थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में ये जेल भी गए थे। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत के प्रतिनिधि इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 3 बार अजमेर निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे। माणिक्य लाल वर्मा जी का जन्म 4 दिसंबर 1897 में इन्होंने 1938 में प्रजामंडल पर जो रोक लगी हुई थी उसका सत्याग्रह आंदोलन अजमेर में संचालित किया। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी वर्मा जी। जो वर्मा जी थे उनका लिखा हुआ पंचीड़ा गीत जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। 1948 में वृत्त राजस्थान के मंत्री बने थे। 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग की इन्होंने स्थापना की थी। फिर है जय नारायण व्यास, 18 फरवरी 1899 में 99 में जोधपुर में ये इनका जन्म हुआ। और 1927 में इन्होंने तरुण राजस्थान के जो प्रधान थे और तरुण राजस्थान का इन्होंने स्थापना भी की थी। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे थे ये। 1951 से 1956 की अवधि में ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे। सामंतशाही के विरुद्ध इन्होंने पूरी आवाज़ उठाई थी और जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया था। ये जोधपुर से संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। बात करेंगे बलवंत सिंह मेहता की। तो बलवंत सिंह मेहता
का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ था। 1938 में प्रजामंडल के ये पहले अध्यक्ष बने थे और इन्होंने 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। और ये जो मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। कौन? बलवंत सिंह मेहता। रामचंद्र उपाध्याय, तो इनका अलवर रियासत से संबंध है और ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे, सदस्य रहे थे। दलेल सिंह जो है वो कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ था। महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 का जो संविधान सभा में जो काम है वो इन्होंने किया था और संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। गोकुल लाल सावा, तो ये प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया और राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्होंने कॉलेज से सेवा मुक्त हो गई, मतलब कॉलेज में नहीं गए। असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 32 ईस्वी में इन्होंने 4 बार इनको जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुर भीलवाड़ा संविधान सभा के ये प्रतिनिधि थे। जसवंत सिंह, तो ये भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी जो था उस पर भागीदार रहा है। ठाकुर जसवंत सिंह जो थे वो सदस्य थे तब राज्यसभा के और बीकानेर रियासत के शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये। राज बहादुर, तो ये भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे। इन्होंने पिछड़े जो वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किया था। बेगार प्रथा का भी विरोध राज बहादुर जी ने ही किया था। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी मंत्री रहे थे। इन्होंने नेपाल से भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया हुआ। किन्होंने? राज बहादुर जी ने, बड़े बहादुर थे। हीरालाल शास्त्री जी, इनका जन्म 24 नवंबर 1899 में हुआ और कहाँ पे हुआ? जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत। इनका कहना था सबको समान अधिकार मिले। शास्त्री जी ने टोंक जिले में जो निवाई तहसील थी वहाँ पे वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी और यहाँ पे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। फिर उसके बाद ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े और लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद है सरदार सिंह, तो खेतड़ी के राजा सरदार सिंह जो थे संविधान सभा के सदस्य रहे। 1950 से 1952 के बीच में अस्थायी संसद के भी सदस्य रहे और राज्यसभा के भी सदस्य रहे 1952 से 56 तक। 1958 से 61 में ये लाओस के राजदूत बने थे और 1985 में इनका निधन हो गया। वीटी कृष्णाचार्य, ये पहले भी आपने नाम सुना था, तमिलनाडु के रहने वाले थे लेकिन डीपी के थान के निधन के बाद ये संविधान के प्रारूप समिति में जगह दी थी और राज्यसभा के लिए ये चुने गए थे। जयपुर रियासत के दीवान थे ये। CS वेंकटाचार्य, तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे। IAS थे ये। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको अपना प्रशासनिक अधिकारी 1949 में बनाया और जयपुर के राजा प्रमुख थे ये। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक ये राजस्थान के ये मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। उसके बाद है सरदार KM पन्नीकर, तो पन्नीकर जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री भी रहे। बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रहे थे। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। ठीक है। चीन, मिस्र, फ्रांस का इनको राजदूत बनाया गया था। उसके बाद है सर T विजय राघवाचार्य, तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। ICS थे ये। मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे हैं ये। बिजोड़िया किसान आंदोलन जो हुआ था तो उस समय के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। इन्होंने किसानों के साथ समझौता किया था और सारे लाग बाग हटा दिए थे। ये विजय राघवाचार्य जो थे मेवाड़ का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में। तो इस तरह से आपने ये बहुत ही बड़ा चैप्टर फिनिश किया। अगर आप अब तक ये वीडियो में बन रहे थे तो थैंक यू सो मच। थोड़ी सी शब्दावली देख लेते हैं। संविधान सभा भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित हुई थी। सत्याग्रह, ये सत्य के लिए किया जाता है। जागीरदारी प्रथा जो थी वो राजा रक्त संबंधियों के साथ ही भू क्षेत्र देते थे। मंत्रिमंडल जो थे वो मंत्रियों का समूह होता था। प्रारूप समिति, बार बार वर्ड आ रहा था, तो ये क्या होती है? एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया। तो ये सारे थे शब्दार्थ। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस हैं। आपके सामने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपने उन क्वेश्चंस को देखना है और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला प्रश्न आपके सामने,
आवश्यक नियमों और कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है, तो वो बताना क्या होते हैं। 26 जनवरी 1950 का हमें महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद क्या करवाता है, इस दिन क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आपको ए स्तंभ बी स्तंभ दिया होगा जिसमें आपको कुछ नाम दिए होंगे ज़िले के और कुछ फेमस पर्सन के, आपको मैच करने के कौन कहाँ से संबंधित था। ये क्वेश्चन आपको रीट में भी पूछा गया हुआ है। भारतीय संविधान सभा के कौन अध्यक्ष रहे हुए हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कैबिनेट मिशन क्या है और अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे। तो ये सारा आपने ये इसमें ओवरव्यू में देखा सुना होगा ही। आप साथ साथ वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। मैं सिर्फ मेन टॉपिक्स लाइंस बोलती हूँ, कई इसमें ऐसी लाइंस होती हैं जिसमें आपको लगे कि क्वेश्चन आ सकता है तो आप उनको भी रीड कीजिए। आगे सिर्फ महात्मा गांधी जी का परिशिष्ट दिया हुआ है जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1920-21 की घटनाओं के बारे में लिखा है कि उनका कैसे एक फ्रेंड था, और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सीरीज़।